देवभूमि के दंगल में रुक करेंगे और आज बात करेंगे यूसीसी की लड़ाई, हाईकोर्ट में सुनवाई। उत्तराखंड में यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के बाद से इसका विरोध शुरू हो गया है। विपक्षी पार्टियां जहां सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रही हैं, तो वहीं यूसीसी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कर इस कानून को चुनौती दी गई है। यूसीसी के विरोध में दायर की गई याचिका को लेकर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार से 6 सप्ताह में जवाब देने के आदेश जारी किए गए हैं। यूसीसी कानून को 2 लोगों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसमें एक भीमताल निवासी पूर्व छात्र नेता सुरेश सिंह नेगी भी हैं। उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप, शादी आदि नियमों को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बता दें कि 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू किया गया है। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लिए एक जैसा कानून होने का दावा किया जा रहा है। इस कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत के लिए एक समान नियम लागू किए गए हैं। भाजपा के अनुसार ये कानून किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज में एक रूपता लाएगा। लिव इन में रहने वाले जोड़े को भी यूसीसी में पंजीकरण करवाना होगा। पैतृक संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों को समान अधिकार इस कानून से मिलेंगे। लिव इन में रहने के बाद पैदा संतान को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेंगे। वहीं विपक्ष के अनुसार अगर ऐसा कानून लागू करना ही था तो केंद्र सरकार लोकसभा में इस कानून को पास करती। विपक्षी दलों के अनुसार कहीं न कहीं उत्तराखंड को हिंदुत्व की एक प्रयोगशाला की तरह भाजपा यूज कर रही है। उत्तराखंड के एक बड़ा वर्ग जनजाति समुदाय का है। ऐसे में समान नागरिक संहिता कानून इन पर क्यों नहीं लागू किया गया, ये बड़ा सवाल है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता के अनुसार ये कानून मुस्लिम समुदाय की कई मान्यताओं के खिलाफ है। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप के नियमों को भी चुनौती दी गई। वहीं याचिकाकर्ता सुरेश सिंह नेगी ने भी इस कानून के खिलाफ तमाम सवाल उठाए हैं। पिटिशनर एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये रखा है कि ये जो यूसीसी 24 उत्तराखंड में बना है, उसमें मैरिज, डिवोर्स, इद्दत और इनहेरिटेंस को लेके कई ऐसे रूल बनाए गए हैं जो कि कुरान में जो प्रोवाइडेड वर्सेस हैं उनके खिलाफ है। तो एज ए मुस्लिम उसके लिए ये फॉलो करना बहुत मुश्किल है और यूसीसी 24 आर्टिकल 25 का वायलेशन है। दूसरा, जो उसमें एसटीज पे ये अप्लाई नहीं करता है और आर्टिकल 14 का इसलिए वायलेशन है। बाकी इसमें लिव इन रिलेशनशिप को जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है और अगर नहीं कराएंगे तो उसमें पनिशमेंट है, इसको भी हमने आर्बिट्रेरीनेस शो करते हुए चैलेंज किया है। और इन्हीं ग्राउंड्स पे ऑनरेबल कोर्ट ने स्टेट और सेंट्रल को नोटिस दिया है। विद इन आफ्टर 6 वीक्स इसमें सुनवाई होगी। देखिए, यूसीसी बेसिकली जो बनाया है उत्तराखंड सरकार ने, तो उसमें 4 पार्ट्स हैं, तो जिसमें से 3 पार्ट्स जो हैं वो हमारे उत्तराखंड की सिविल लाइफ को रेगुलेट करने के लिए और गवर्न करने के लिए बनाए गए हैं, जिससे हमारे उत्तराखंड के रहने वाले सभी नागरिकों का जो सिविल पार्ट है वो कंट्रोल होगा। तो उसमें जो पार्ट 1 है वो बेसिकली विवाह को देखता है, मैरिजेस को और डिवोर्स को, और जो पार्ट 2 है वो देखता है सक्सेशन को, जिससे हमारी प्रॉपर्टीज वंशानुगत या किसी अन्य तरीके से चढ़ती हैं। तीसरे नंबर पर इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया है लिव इन रिलेशनशिप। तो मैंने जो पिटीशन फाइल की है उसमें केवल लिव इन रिलेशनशिप को चैलेंज किया हुआ है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप को ये एक्ट क्या कर रहा है, एक तरह से मैरिज का दर्जा दे रहा है। क्योंकि ये जो यूसीसी बनाया गया है ये बेसिकली एंट्री नंबर 5 होती है कंकरेंट लिस्ट में, जिसमें कि पार्लियामेंट और स्टेट की लेजिस्लेचर दोनों एक्ट्स बना सकते हैं। तो वो बेसिकली जो एंट्री नंबर 5 होती है वो विवाह से, सक्सेशन से, इन चीज़ों को रिलेट करती है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू होने के बाद अब उत्तराखंड में विवाह और लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण शुरू हो गए हैं। शादी के लिए कट ऑफ डेट 27 मार्च 2010 रखी गई है, यानी इस दिन से हुए सभी विवाह पंजीकृत कराने होंगे। विवाह का पंजीकरण 6 माह के भीतर करना होगा। शादी, वसीयत, उत्तराधिकारी, तलाक और डिक्री के लिए पंजीकरण शुल्क और
विलंब शुल्क भी तय कर लिया गया है। उत्तराखंड में लागू हुए इस कानून के बाद बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। इस कानून के लागू होने के बाद बहुविवाह और मनमाने रूप से तलाक पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है। विपक्षी दल यूसीसी का पहले से ही विरोध कर रखे हैं। वहीं भाजपा इसे धामी सरकार का अहम फैसला बता रही है। कांग्रेस के अनुसार ये जल्दबाजी में लाया गया कानून है और इसका निरस्त होना तय है। देखिए, जिस प्रकार से कुछ लोग जो प्रदेश में हमने यूसीसी लागू किया है, शायद वो इसका अध्ययन नहीं कर पाए और जिस प्रकार से उनकी भावना समान नागरिक संहिता के अनुरूप नहीं है या सोच उनकी नहीं है, जबकि इस समान नागरिक आचार संहिता में यानी यूसीसी में सबको समान अधिकार, सबको समान जो है चाहे शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी उसमें समान अधिकार दिया गया है। किसी भी धर्म, जाति का, किसी परंपरा से छेड़छाड़ भी नहीं किया गया है। लेकिन वो निहित स्वार्थ के कारण यदि उसमें वो हाई कोर्ट गए, ये उनका अधिकार हो सकता है। मुझे लगता है अंतोगत्वा उनको जो है हाई कोर्ट से भी अच्छी राहत नहीं मिलेगी। ऐसे ही आप अगर यूसीसी की बात करें तो यूसीसी कट कॉपी पेस्ट है और सिर्फ लिविंग रिलेशन। अभी आप देख रहे होंगे अखबारों के माध्यम से, मुझे भी कई जगह देखा कि उत्तराखंड में अब रजिस्ट्रेशन होने लगे। तो लिविंग रिलेशन को वैलिड करना क्या देवभूमि के साथ न्याय है? सरकार ने यूसीसी का नोटिफिकेशन जारी किया था। उसी दिन कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि इसके जो लिव इन रिलेशन वाले प्रावधान हैं और जो अन्य प्रावधान हैं, राज्य की पूरी आबादी पर ये लागू नहीं हो रहा है। इसको लेकर के निश्चित तौर पर माननीय हाईकोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा और हाईकोर्ट जब इस पूरे प्रकरण को परखेगा तो निश्चित तौर पर जो है इसका निरस्त होना तय है। और जैसी आशंकाएं थी उसी के अनुरूप माननीय हाईकोर्ट में याचिकाएं डाली गई हैं। माननीय हाईकोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान जो है राज्य सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया है कि वो इस पे अपना जवाब दाखिल करे। और निश्चित तौर पर ये बहुत जल्दबाजी में लाया गया कानून है। इसमें राज्य की पूरी जनता का ध्यान नहीं रखा गया है और जिस तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए इस कानून को लाया गया है, ये किसी भी तरीके से जो है न तो राज्य हित में है, न ये पूरी तरह से यूसीसी ही है। उत्तराखंड जहां यूसीसी कानून को लेकर चर्चाओं में है, वहीं इसका विरोध भी चरम पर होने लगा है। इस कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के बाद अब हाईकोर्ट ने भी केंद्र और राज्य सरकार ने 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। कहीं न कहीं यूसीसी कानून लागू होने के बाद भी विवादों में रहा है। भाजपा सरकार इन कानून को अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही है, जबकि इसमें तमाम खामियां अब हाईकोर्ट को भी नजर आ रही हैं। विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में सड़क पर उतरने लगी हैं। वहीं अब देखना होगा 6 सप्ताह के बाद राज्य और केंद्र सरकार नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका के विरोध में क्या जवाब दाखिल करती है। कहीं न कहीं लोगों का विरोध भी इस कानून को लेकर देखा जा रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आरपी रतोड़ी साहब हमारे साथ में, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से मीनाक्षी घड़ियाल जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, और हमारे साथ में मनोज ध्यानी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आगे कुछ और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। शुरुआत करते हैं आरपी साहब के साथ में। आरपी साहब, लिव इन रिलेशनशिप और शादी के नियमों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है मामला, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र है, हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है। जिनको हाईकोर्ट जाना था, जिनको दिक्कतें होंगी, उनको जाना चाहिए, जाए और न्यायालय इस पर विचार करेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इससे नुकसान राजनीतिक पार्टी को केवल उन्हीं को है जिनको यूनिवर्सिटी बनानी थी उत्तराखंड में, जिनको छुट्टी करनी थी जुम्मे की नमाज की, उनको। इसके अलावा जरा मुझे बताएं कोई नुकसान क्या है? लिव इन रिलेशन जो यहाँ लव जिहाद, थूक जिहाद, फलाना जिहाद, अलाना जिहाद, इन सब पर रोक लगेगी। जिस तरह हमारी बेटियों के साथ अभद्रता, कोई गलत नामों के साथ पे कोई सोनी, मोनी, टोनी लग करके
और हमारे बच्चों को बरगलाने का काम कर रहे थे। अब इसमें कंपलसरी हो गया कि जब लिव इन रिलेशन की बात करेंगे तो उसको अपना आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो कम से कम जब वो रजिस्ट्रेशन में जाएगा तो ये जानकारी तो होगी कि झूठा नहीं फंसाया गया, झूठा तो व्यवस्था नहीं की गई है। तो निश्चित तौर पर इस पे जो हमारे उत्तराखंड की बेटियों के साथ जो गलत व्यवहार हो रहा था, इस पर रोक लगेगी। लेकिन ये तकलीफ लोगों को क्यों है मेरी समझ में नहीं आता कि इनको उत्तराखंड में 4 शादियां क्यों स्वीकार्य है। अरे भाई, अगर किसी को दिक्कत है तो ये उस वर्ग को जाना चाहिए था। कोई नेगी साहब जा रहे हैं, भाई उनको तकलीफ क्या है ये बता दे, जाए तो उनको जाए। अरे यहाँ की मुस्लिम महिलाओं से जरा आप पूछे कि वो कितनी राहत महसूस कर रही थी कि जिसकी एक जिंदा रहते वो 4 शादियां कर रहे थे। तलाक पर आप देखा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने 3 तलाक रद्द किए, कितनी खुश है वो बहनें जो हमेशा तलवार जिनकी गर्दन पर लटकी रहती थी कि कब तलाक बोल देगा, कब दूसरी ले आएगा। कहीं ना कहीं इसका लाभ हुआ, लेकिन क्योंकि राजनीतिक नुकसान जिनको है, जिनको वोट का तुष्टीकरण करना है, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं भारत के तुष्टीकरण नहीं, मैं संतुष्टीकरण की बात करता हूं। और ये संतुष्टीकरण के लिए है। और ये मांग कोई समान नागरिक संहिता की कोई ये भाजपा की मांग नहीं थी। ये अगर आप पीछे जाएंगे तो ये कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अंबेडकर साहब ने उस प्राविधान में व्यवस्था भी की थी कि समय समय पर अगर देश का एक नागरिकता में एक अगर नियम होगा तो निश्चित तौर पर समान नागरिक की व्यवस्था में सब समान अधिकार होंगे। तो उत्तराखंड में जहां पर हमारी देवभूमि है, यहां इनको स्वागत करना चाहिए था। इनको क्यों तकलीफ है ये समझ में नहीं आया। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में हैं, हमारे साथ में अभी भी कार्तिकेय हरि गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र से 6 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा काफी तेजी के साथ में विपक्षों की ओर से उठाया जा रहा है। यूसीसी तो लागू हो गया सर, लागू होने से पहले ही बहुत सुझाव मांगे गए थे, सर्वदलीय बैठकें हुई थी, लेकिन उसके बाद भी अब लागू होने के बाद विरोध शुरू हो गया है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? कानूनी रूप से जब जवाब मांगा गया है 6 सप्ताह में, तो उसके बाद क्या एक्शन लिया जा सकता है? कार्तिकेय जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? अनम्यूट कीजिए आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट जी हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। आपने सवाल सुना? हाँ, मैंने आपका सवाल सुन लिया है। सर। और ऑनरेबल कोर्ट ने आज इसको एडमिट को पिटिशन को हमारी हियरिंग के लिए एडमिट किया है। पिटिशनर बिलोंग्स टू मुस्लिम कम्युनिटी और उन्होंने ये ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये अपना पक्ष रखा है कि आर्टिकल 25 में जो गारंटी है विच इंक्लूड्स गारंटी ऑफ प्रैक्टिसिंग द रिलीजन, उसमें ये यूसीसी 24 जो है ये उसको वायलेट करता है। क्योंकि मैरिज, डिवोर्स, इद्दत और इनहेरिटेंस के जो भी रूल्स हैं वो इतने इनग्रेन्ड हैं इस्लामिक लॉ में, कुरान में, बिकॉज दे आर स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड। तो उस वजह से इट्स ए लीगल क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड कि अगर कुरानिक प्रिंसिपल्स हैं और एक मुस्लिम के लिए ये मैंडेटरी है कि वो कुरान को और उसकी आयतों को फॉलो करेगा, तो उसके अगर कंट्रावेंशन में कोई सिविल लॉ बनता है तो वेदर दैट विल बी वैलिड और नॉट। सर, आपके पास में लौटेंगे और प्रवक्ता हमारे साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं शांति प्रसाद भट्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता। बहुत स्वागत सर आपका। शांति प्रसाद जी, यूसीसी लागू, लेकिन विरोधियों का विपक्ष काफी तेजी के साथ में देखने को मिल रहा है। थोड़ा इंतजार नहीं करना चाहिए था? जब बैठकें हो रही थी, जब सुझाव मांगे जा रहे थे, तब विपक्ष कहाँ चला गया था? अब लागू होने के बाद आपत्ति है। पहले कहना था कि हम यूसीसी के विरोध में नहीं है, हमें तो शिकायत ये है कि पहले उत्तराखंड के मुद्दों को प्राथमिकता नहीं दी गई, लेकिन अब लागू होने के बाद विरोध इतनी तेजी के साथ। जी नमस्कार।
सबसे पहले मैं जो पिटिशनर हैं उनको बधाई देना चाहता हूं, और जो उनके अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता हैं, उन सबको भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने समाज के अंदर जो एक विभेद पैदा हो गया इस कानून से, उसको चैलेंज किया है। और ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 में और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 32 में ये अधिकार है कि जहां भी कोर्ट को ये लगता है कि जो हमारा मूलाधिकार है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक, अगर उनमें कहीं छेड़छाड़ हुई है तो इसको क्वैश कर देंगे। और अभी मैं विद्वान अधिवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, और हमारा जो मूलाधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 तक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और 35 से लगभग 40 हमारे पर्सनल लॉज हैं, चाहे वो हिंदू के हैं, पारसीज के हैं, ईसाई के हैं, मुस्लिम के हैं, उन सब में छेड़छाड़ हुई है इस कानून के आने से। और ये सटल लॉ है, और बहुत सारे पूर्व के ऐसे न्यायिक निर्णय हैं, चाहे वो शंकर प्रसाद का केस हो, सज्जन सिंह का केस हो, केशवानंद भारती का केस हो, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि सरकारें कोई भी कानून बनाए लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिलाएंगे। मतलब जो हमारा संवैधानिक आधारभूत ढांचा है, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, जिसे हम अपना मैग्ना कार्टा कहते हैं, आप उसको नहीं हिलाएंगे, उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? यही तो किया है भारतीय जनता पार्टी ने, एक किस्म से छेड़छाड़ की है फंडामेंटल राइट्स में, मूलाधिकारों में छेड़छाड़ की है। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ये समान नागरिक संहिता है। ये कैसी समान नागरिक संहिता है जो उत्तराखंड की 4% जनसंख्या पर लागू ही नहीं होगा? देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली के बहुत सारे ऐसे हमारे 4% लोग हैं जिन पर ये लागू ही नहीं होता है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वो अनुच्छेद 342, 366 और 342 से पहले ही बाढ़ है। तो ये समान नागरिक संहिता नहीं है। मैंने तो पहले ही कई डिबेट में कहा है, ये पुरानी बोतल में नई शराब की तरह है, क्योंकि हमारे पास पहले से पर्सनल लॉज हैं, हिंदू के पर्सनल लॉज हैं। आपने जो विवाह की बातें की हैं, जितनी बातें आपने इसमें की, वो पहले से तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में है। आपने उम्र की बात की 18 से 21 साल, वो पहले से हमारे कानून में है, वो मुस्लिम में भी है और हिंदूज में भी है। आपने केवल इसको छेड़छाड़ किया है अन्य लोगों के लिए। जब लोगों के पर्सनल लॉज हैं तो क्यों आप उनको टच करना चाहते हैं, क्यों आप उनसे छेड़छाड़ करना चाहते हैं? ये बिल्कुल सही किया है पिटिशनर ने, मैं उनको बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि ये कानून जल्दी से जल्दी क्वैश हो। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में, और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, उनके साथ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चलो लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं यूसीसी की लड़ाई जो अब कानूनी पचड़े में आ गई है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में मीनाक्षी घड़ियाल जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। मीनाक्षी जी, स्वागत है आपका भी। मीनाक्षी जी, आखिर इस पूरे मामले में विरोध लगातार होता रहा, लेकिन जो पिछड़ी जातियों को इससे दूर रखने की बात की जा रही है, 4% पर ये लागू ही नहीं हो रहा है। उत्तराखंड को हमेशा यूसीसी प्रयोगशाला बनाने की बात कहती रही है, क्या इस मामले में भी यूकेडी का वही स्टैंड है? जी देखिए, यूकेडी जब से यूसीसी की बात आई थी, देखिए सबसे पहले तो ये क्लियर ही नहीं था कि यूसीसी के अंदर क्या समान नागरिक संहिता के अंदर क्या लेके आने वाले हैं। उसके बाद जब ये इसका ड्राफ्ट निकला था, उसके तुरंत बाद यूकेडी ने इसके जो इसमें 2 प्रावधान थे, एक तो लिव इन रिलेशन को जो रजिस्टर करने का था इसको लेकर, और जो 1 साल में आए हुए व्यक्ति को निवासी कहा जाएगा उसको लेकर यहाँ पे विरोध किया था। 3 दिवसीय उपवास भी किया था। और उसके बाद जब इन्होंने ये कानून लागू कर दिया, उसके बाद भी हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें हम लोग इसका इन दोनों ही क्लॉजेस का विरोध हमने किया था कि ये समान नागरिक संहिता कहीं से भी नहीं है। तो उसमें भी इन लोगों ने हम लोगों को पुलिस के थ्रू जो है उठवा ली, वहां से जो है पुलिस चौकी तक हमको लेके गए थे। तो मतलब कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि जो अभी भी हमारा जो है, हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं, जो 1 वीक की हमारी पदयात्रा है, जिसमें हम लोग जनता से ये राय ले रहे हैं, क्या आपको मतलब इन चीजों, ये जो हम प्रावधान जिनका हम विरोध कर रहे हैं, क्या आपको वाकई में लगता है कि हमारे राज्य के अंदर ये चीजें होनी चाहिए? तो हमें जो है जनता का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जनता भी खुद नहीं चाहती कि इसमें जो लिव इन का जो रजिस्ट्रेशन है, ये इस तरह के कोई प्रावधान यहाँ होना चाहिए, और जो मूल निवासी
जो हम लगातार बात करते आ रहे हैं कि यहाँ के जो जितने भी संसाधन हैं उसमें पहले मूल निवासियों का अधिकार होना चाहिए। हम मूल निवास 1950 की जो मांग करते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इससे आप ये देखिए वो मांग जो है वो दब जा रही है। यूसीसी से आपत्ति क्या है मैम? यूसीसी से आपत्ति क्या है? निवासी कहा जाएगा तो वो हाँ। मूल निवासियों की मांग कहीं ना कहीं बिल्कुल दब जाती है। तो ये जो हमारी जो डिमांड्स हैं, जो हम लोग मांग रहे हैं कि एक हमें सशक्त भू कानून चाहिए, हमें मूल निवास 1950 चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसको कवर अप करने के लिए इन्होंने यूसीसी का ये जो एजेंडा लेके आए हैं वो ये लोग लेके आए हैं। फिर वही चीज आप देखिए कि जब जनता इतना विरोध कर रही है तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि ये कौन सी जनता से पूछ के इन्होंने ये यूसीसी का कानून बनाया है। और सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि ये वो लोग कानून बनाने की बात कर रहे हैं जिनको लैंड जिहाद, थूक जिहाद और लव जिहाद, इससे आगे जिनकी सोच बढ़ ही नहीं पाती। क्योंकि इसके जितने भी जो अगर हम लीगल तौर पे देखें तो बहुत जगह पे ये क्लैश कर रहा है। बहुत से ऐसे लॉज, बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे अगर हम देखें संविधान के अकॉर्डिंग ये सही नहीं बैठ रहा है। अभी हमारे जो भाजपा प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि लोगों को क्यों पसंद है 4-4 शादियां करना। तो अगर हम लिव इन रिलेशन के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आप ये सोचिए क्या इसमें कोई लिमिट है? इसमें भी तो यही है कि अगर आप एक बार लिव इन में रहिए उसके बाद उसे कैंसिल करना भी बहुत आसान है। आपको सिर्फ ऑनलाइन एक इन्फॉर्मेशन देना है, उसके बाद आप दूसरे लिव इन में रहिए, उसके बाद तीसरे लिव इन में रहिए। तो आप ये सोचिए कि आपने तो जिस 4-4 शादियों को आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं वहीं आप इस तरह की कई शादियों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि तलाक जो है बहुत कितना खुश है वो महिलाएं जो तलाक से जिनको छुटकारा मिला। तो आपने तो अब ये सोचिए कि पूरा हिंदू धर्म में भी यही तलाक वाला सिस्टम कर दिया, क्योंकि सिर्फ एक इंफॉर्मेशन डालना है, उसके बाद जो है सेपरेट हो जाएंगे। तो हमारा अगर हम अपने समाज की बात करें, हिंदू समाज की बात करें, तो यहाँ पे पुरुष को तो फिर भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। आप ये सोचिए क्या महिलाओं को इस तरह से एक्सेप्ट किया जाता है? तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो देवभूमि है, उत्तराखंड है, हमारा जो हिंदू समाज है, अभी हम लोग इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि हम लोग लिव इन को लेके इसको हमारे जो लोग हैं, हमारी जो समाज है वो इसको एक्सेप्ट करे। तो इसलिए ये जो लिव इन का ये जो क्लॉज डाला है इन्होंने, बेसिकली यूसीसी, पूरे यूसीसी आप देख लीजिए, ज्यादातर तो ये मुझे ऐसा लगता है कि लिव इन का ही एक लॉ इन्होंने खास तौर पे बनाया है। तो ये जो लॉ है मुझे नहीं लगता कि ये लॉ इनका चलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से विरोध जनता की तरफ से आ रहा है, बहुत जल्दी इनको ये यूसीसी कानून वापस ठीक है। जल्दी से मनोज जी का रुख कर लेते हैं, फिर एक बार फिर से कार्तिकेय जी के पास में जाएंगे। मनोज जी, मनोज धानी जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सर, बड़ी बात ये कि ये सारा विरोध, ये सारी कमियां जो आज निकाली जा रही हैं, ये पहले भी सुझाव में दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी ये कानून लागू होता है। यूकेडी लगातार ये कहती थी कि उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से हमेशा ये कहा गया कि उत्तराखंड को प्रयोगशाला बनाया गया। अभी मीनाक्षी जी कह रही हैं कि मूल निवास, भू कानून, इन सारे मुद्दों को लेकर एक तरफ लंबा आंदोलन चल रहा है, लंबी लड़ाई चल रही है, लेकिन दूसरी ओर यूसीसी लाकर इन मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास किया गया। क्या वाकई सरकार की मंशा सिर्फ इतनी थी यूसीसी लाने के लिए? सबे हरे कृष्णा। पहले तो सभी जितने पैनल में डिस्कशन में आए हैं सभी का अभिनंदन। देखिए, भारत के संविधान में अधिकारों की बात तो है, लेकिन जब नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की बात होती है तो कहीं ना कहीं परस्पर राजनीतिक विरोध जो है वो देखने को मिल जाता है। और यही कारण है कि भारत में पर्यावरण की जो बदहाल स्थिति है उसका भी कारण यही है कि हम नीति निर्देशक तत्वों के तहत, जैसे भूटान है उसमें पर्यावरण का अधिकार है, तो यहाँ हम पर्यावरण का अधिकार नहीं दे पाए। उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता में कॉमन सिविल कोड की बात की गई है कि तमाम नागरिकों की, हम बौद्ध बने रहना चाहते हैं, हम मुस्लिम बने रहना चाहते हैं, ईसाई बने रहना चाहते हैं, हम हिंदू बने रहना चाहते हैं, सिख बने रहना चाहते हैं, जैन बने रहना चाहते हैं, अपनी अपनी पद्धति के अनुसार बने रहना चाहते हैं। लेकिन जो एक विकासवादी कदम है, हम उससे पीछे रहना चाहते हैं। ये एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। भारत में समान नागरिक संहिता के कानून के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री इसके बहुत बड़े पक्षधर थे, और
वो विकासवादी सोच के व्यक्ति थे। मैं बड़ा सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि समान नागरिक संहिता देश में लागू होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जो लागू है उसको किस रूप में हम देख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो रुकावट दिख रही है इसके जो इसमें पृथक किया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को। तो जब हम समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं तो वो कॉमनली प्रत्येक सिटीजन पे लागू होनी चाहिए। फिर हम उसको जाति विभेद की दृष्टि से नहीं देख सकते, जैसे पंथ विभेद की दृष्टि से नहीं देख सकते वैसे जाति विभेद की दृष्टि से भी नहीं देख सकते। तो इसकी सबसे बड़ी अड़चन यह है मेरी दृष्टि में कि इसमें जाति जनजातियों और जातियों को आपने इस कानून से बाहर रख दिया है। इसमें बहु विवाह प्रथा पे जो प्रचलन में रही है कहीं पर भी अगर हो तो उस पर बात की गई है। और मैं एक बात सांस्कृतिक रूप से कहना चाहता हूँ, भारतीय संस्कृति में ये जो लिव इन रिलेशनशिप सहवास का जो कंसेप्ट है उसको और ये बड़ा बोल्डली एड्रेस किया है इस समान नागरिकता संहिता के जो कानून ने। उसको बोल्डली एड्रेस करने का मतलब ये है कि एक मान लीजिए पुरुष और स्त्री अगर साथ रहते हैं तो और साथ रहने के दौरान अगर कोई ऑफ स्प्रिंग अगर बच्चा कोई होता है कोई है तो उसकी शिक्षा दीक्षा उसका लालन पालन उसका कौन कौन करेगा उसको, ये एक दृष्टि होनी आवश्यक है। और किसी आने वाले जो भविष्य है उसका भविष्य उजड़ सकता है तो उसको एड्रेस करने की कोशिश मुझे लगता है कि इस कानून के भीतर है। ठीक है। तो उसको एड्रेस किया जा रहा है। इस बात पे मतलब मैं सहमत हूँ, लेकिन अगेन बात यह है कि तमाम जितने, क्योंकि जब विधि आयोग का गठन किया था 2016 में भारत सरकार ने कि कॉमन सिविल कोड पे क्या क्या प्राविधान होने चाहिए थे, तो विधिक आयोग का भी था कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 25 के बीच में जो टकराव है उस टकराव के वो टकराव आएगा कॉमन सिविल कोड में। और मुझे लगता है वो टकराव जो आ रहा है वही इस समय आज की बहस में वो दिखने को मिल रहा है। लेकिन कॉमन सिविल कोड भारत में आना चाहिए, बनना चाहिए। अगर इसमें कोई विसंगतियां हैं तो उन विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए और टुगेदर कानून को ही रद्द कर दिया जाए। मैं इसके पक्ष में हूँ। ठीक है सर, ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। कार्तिकेय हरिगुप्ता जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट की ओर से। कार्तिकेय जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए जब ये नियम लागू किया गया, यूसीसी लागू किया गया, तो ये भी कहा गया कि क्योंकि पहली बार है तो बहुत सारी परेशानियों से चुनौतियों से जूझने के लिए सरकार को तैयार रहना होगा। अब एक लिव इन वाला मुद्दा काफी तेजी के साथ में बार बार उठाया जा रहा है। देखिए इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि एक नया कानून आया है, उसमें हर एक चीज में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लूप होल्स होते हैं और विपक्षी और विरोधी उन्हीं चीजों को पकड़कर आज सवाल उठा रहे हैं। क्या किया जाएगा? जब जवाब मांगा गया है तो क्या कोई किसी कानून में बदलाव हो सकता है? यूसीसी एक कानून है जो सबके लिए लागू होता है, लेकिन क्या कुछ मुद्दे जैसे लिव इन हो गया या कुछ 4% पर लागू ना होने की बात है, क्या इनमें सरकार बदलाव कर सकती है? अमेंडमेंट किस तरीके से होंगे? कानूनी रूप से आप उसे समझाइए। जब कोई कानून चैलेंज होता है मैडम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो इधर कोर्ट उसको कंप्लीटली स्ट्राइक डाउन कर सकती है या उसको रीड डाउन कर सकती है। उसका मतलब ये होता है कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो ठीक हैं और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कोर्ट को ठीक नहीं लगते हैं व्हेन दे आर टेस्टेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। तो दोनों ही ऑप्शन होते हैं। और अगर तीसरा ये है कि कोर्ट को ये भी लग सकता है कि कानून कंप्लीटली बिल्कुल ठीक है तो वो अपहोल्ड भी हो सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन एंड में डिसाइड होते हैं। लिव इन के लिए बहुत ज़्यादा डिबेट है, बट उसमें हमारा चैलेंज कोर्ट के सामने ये राइट टू प्राइवेसी को लेकर है। आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी जो है राइट टू लाइफ का पार्ट बनाया गया है। अब इसमें दो बात हैं जो कि आज ऑनरेबल कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्व किया है
कि हमने उसमें कहा कि एक्सेसिव स्टेट इंटरवेंशन है प्राइवेट अफेयर में। दूसरा पहलू जो ये कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन है कि एक ये भी सरकार की स्टेट की सोच हो सकती है कि महिलाओं को प्रोटेक्शन किया जाए, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि कोई वायलेंस है कुछ है तो उसको वो अनचेक्ड रहे चाहिए। अब दोनों पहलू हैं लिव इन के। अब स्टेट में वो इंस्ट्रूमेंटलिटीज हैं लाइक एसडीएम और रजिस्ट्रार, उनको ये पावर दी गई है कि वो आपकी जो लिव इन का स्टेटस है उसकी इंक्वायरी भी कर सकते हैं, तब वो आपको लिव इन देंगे। अदरवाइज ये बड़ा इन्वेसिव प्रोसीजर है, वो आपके घर भी आ सकते हैं, आपको समन भी कर सकते हैं। तो दैट वी सेड इट्स ए वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। इसका जो बेनिफिट है वो ये होगा कि कोई भी लड़का लड़की अगर कहीं रहते हैं किसी लिव इन में, तो कल को कोई अब्यूज अगर कहीं होता है या तो लड़की का या लड़के का, तो एक आपके प्रूफ होगा कि हम लिव इन में थे और उसके ये रूल्स हैं। दूसरा एक बेनिफिट ये है कि अगर मान लीजिए कोई ऑफस्प्रिंग है, कोई बच्चा होता है लिव इन रिलेशनशिप से, तो उसकी वैलिडिटी इस कानून में है। हालांकि वो भी हमने कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं किया है, तो इट साउंड्स लॉजिकल ऑल्सो, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल ऑफस्प्रिंग है तो उनको आप इनवैलिड नहीं कर सकते। तो बैलेंसिंग फैक्टर ये होना होगा। एट द एंड वी विल सी कि राइट टू प्राइवेसी को कितना बैलेंस किया जा सकता है विद द प्रोटेक्शन ऑफ मैन एंड वुमेन। अब ये इट इज टू बी सीन। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे और मेहमान आरपी साहब का रुख कर लेते हैं। आरपी थोड़ी सी हमारे साथ में है। सर, विरोधियों ने जो चीज़ें कही हैं, विपक्षी पहले कहते हैं उनको सर, आपकी भाषा में विरोधी हैं, लेकिन बड़ी बात ये कि ये चीज़ें पहले से हो रही थी, लिव इन वाला मुद्दा पहले से उठ रहा था। क्या आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि सर थोड़ी जल्दबाजी या कुछ चीज़ों को इग्नोर किया गया, क्योंकि इन चीज़ों पर और बेहतर तरीके से काम हो सकता था? चुनौतियां आपके सामने हैं, पहली बार कानून लागू हुआ है, बहुत सारी ऐसी कमियां, ऐसे पॉइंट्स निकलेंगे जिन पर चेंजेस करने पड़ सकते हैं अगर विचार किया गया तो क्या उसके लिए सरकार तैयार है? जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दबाजी में नहीं हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सदन में ये प्रस्ताव आया, सदन में कांग्रेस के 20 एमएलए थे, आखिर उन्होंने क्या अपनी टिप्पणी दी, जरा ये बताएं। ये लोगों को गुमराह न करे ना, सड़कों पर ये कितने आए। आपने देखा होगा कि 956 पेज का ये ड्राफ्ट है, कोई एक पेज का नहीं है। जैसे बहन यूकेडी वाली जो है वो कह रही कि जी 1 वर्ष का निवास है, आपने उसको पढ़ा नहीं है। ये कहा गया कि 1 वर्ष का आदमी कोई अगर ये अपराध करता है लिव इन रिलेशन का, वो भी इस दायरे में आएगा। ये नहीं कहेगा कि मैं यहाँ से भाग गया, वो भी इस दायरे में आएगा। उसको निवास का नहीं दिया, कोई प्रमाण। असली में दिक्कत यह है कि अध्ययन नहीं किया। 956 पेज का अध्ययन करेंगे ना, आपने एक पैरा पढ़ लिया और आपने पूरी यूसीसी पर कह दिया। मेरे एक विद्वान साथी हैं कांग्रेस के, जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने संविधान पे बड़ा चोट मारी है। जरा मैं ये बता दूं कि साबानो केस में क्या हुआ था भाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को भरण पोषण का अधिकार दिया था, आपने सुप्रीम कोर्ट की वो लोकसभा में जाकर के नियमावली बदल दी, कानून ही बदल दिया। अरे आपने एक महिला को संरक्षण देने के बजाय आपने कानून में अमेंडमेंट कर दिया। आपने तो उस दिन उठाकर कानून को अमेंडमेंट नहीं किया होता तो आज ये 3 तलाक का इतना बड़ा स्वागत न होता। उसी दिन महसूस हो जाता कि तलाक देने के बाद भरण पोषण देना पड़ेगा, तो ये कम से कम उनका संरक्षण होता, उनको सुविधा होती। लेकिन आपने उस दिन एक मुल्ला मौलवियों के दबाव में पूरी कानून व्यवस्था को धज्जियां उड़ा दी और आप यहाँ बखान कर रहे हैं कि साहब यूसीसी जो है जल्दबाजी का। अरे भाई सुनिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, बढ़ गया बहुत। फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने कहा ना, मैंने तो उसका जवाब दिया। ठीक है कि आपने उस दिन अगर ये कानून न तोड़ा होता तो ये नौबत कहाँ रही यूसीसी की। भाई आप उत्तराखंड के लोगों को ये समझाने की कोशिश करो ना कि यहाँ 90% से अधिक जो लोग रहते हैं उनका संरक्षण हुआ कि नहीं हुआ।
आप किसकी भाषा बोल रहे हैं? आप किसको पर मैं मनोज जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो राज्य आंदोलनकारी के साथ साथ उत्तराखंड की भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को समझते हैं। उन्होंने उसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की है, बड़ा सुंदर समझाया। केवल एक बात पकड़ करके और आप कह दें कि भाई अरे जनता आपको जहां इन्हीं कारणों से, तो जब आपने एक वर्ग को पकड़ने का काम किया तो आपको जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपने दिल्ली देख लिया, आपने हिंदुस्तान देख लिया कि अगर आपने केवल एक वर्ग की हितैषी बन करके न उभरते, देश का, जैसे उन्होंने कहा कि यूसीसी तो आदरणीय प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जी भी चाहते थे, बाबा अंबेडकर साहब चाहते थे, ये सारी व्यवस्थाएं आपने केवल तुष्टीकरण के लिए इस देश का जो व्यवस्था है वो ध्वस्त कर दी। लेकिन मैं धामी साहब को धन्यवाद देना चाहता। ठीक है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपके पास में लौटेंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्वागत सर आपका। शांति प्रसाद जी, अभी एक संदेश रतूड़ी साहब लौटेंगे आपके पास में। पहले शांति प्रसाद जी को अब सुन लेते हैं। शांति प्रसाद जी, अभी यूसीसी को लेकर आपने मुल्ला मौलवियों वाली बात पर टोका आरपी साहब को। हम लोग देश यूसीसी पर ये भी सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए सर। अरे शांति प्रसाद जी, सवाल सुनते जाइए फिर बोल लीजिएगा। यूसीसी को लेकर ये भी आरोप प्रशासन पर, सरकार पर लगातार लगते रहे कि एक वर्ग को चढ़ाने के लिए भी इस कानून को लाया जा रहा है, और अभी जो बात छिड़ी उस पर भी आपने टोका था, तो क्या उसका कोई कनेक्शन? देखिए यसी जी, ये यूसीसी जो लाया गया ये 4 भागों में लाया है। इसकी 392 धाराएं हैं, इसमें 7 अनुसूचियों को शामिल किया गया है। जो लिव इन का मुद्दा है, जो भाग 3 का मुद्दा है, भाग 3 बिल्कुल ही जैसे अभी अन्य लोग भी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि भाग 3 बिल्कुल एक किस्म से इन्होंने अमली जामना पहना दिया उसे कानून का। जो लिव इन का मामला है उसकी कोई जरूरत नहीं थी, उसको इन्होंने कानूनी अमली जामा पहना दिया है। क्योंकि भारत विविधताओं का देश है और यहाँ अतीत से ही धर्म पर आधारित पर्सनल लॉ बने हुए हैं, ये मैं पहले भी कह चुका हूं। और भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की ही राजनीति करती है, सबसे बड़ी बात है, मैं इसको बल दे रहा हूं इस अपनी बात को, कि भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की राजनीति करती है और हम लोग संविधान सम्मत राजनीति करते हैं, संविधान को मानते हैं, जो बातें संविधान में उसी के अनुसार बात करते हैं। अब इस कानून में यदि देखें ना आप, समता के अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक शांति प्रसाद जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 है, उसका वायलेशन हो रहा है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 से 28 तक, उसका वायलेशन हो रहा है। तो सीधे सीधे जब हमारे संवैधानिक जो मूलाधिकार है उनका वायलेशन होगा तो निश्चित रूप से कोर्ट इसमें संज्ञान लेगा। यही तो हम कह रहे हैं। अब इनको इस बात को लेकर बुरा लग रहा है, मैं इनको एक एक चीज समझा रहा हूं। आप 4 बातों को लेकर यूसीसी लेकर आए हैं, विवाह, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार और सहवास संबंध। विवाह के जितने कानून है हमारे यहाँ पहले से, जो बातें आप इसमें कह रहे हैं वो पहले से हिंदू विवाह अधिनियम में, कौन सी बात नहीं है आप बताइए, सारी बातें तो है। तो फिर सर इतना विरोध क्यों? फिर इतना ऑब्जेक्शन किस बात पर है सर? अगर चलिए ठीक है, आपने अभी अपने पहले जवाब में कहा था कि नई बोतल में पुरानी शराब, आपने यही कहा था, ये आपके अपने शब्द हैं। तो फिर दिक्कत क्या है जब आपके पास पहले से वो कानून थे और नए कानून, नया नाम दे दिया गया कानूनों को, तो क्यों आपत्ति इतनी हो रही है सर आपको? आपत्ति इसलिए हो रही है कि इस कानून में वही जो पर्सनल लॉज हैं हिंदू के, उन्हीं को 3 भागों में पहले रखा गया है, और जो तीसरा भाग है, जो सहवास का भाग है, लिव इन वाला भाग है, उसको एक्स्ट्रा जबरन जोड़ा गया है जिसकी जरूरत नहीं थी। और जो विवाह की बात है वो पहले से पुरानी बोतल में नई शराब जो मैं कह रहा हूं वो पहले से है। तलाक वाली बात भी है, विवाह वाली बात भी है। अब आप देखिए, एक मैं छोटा सा आपको उदाहरण पहले दे दूं। अभी आरपी रतूड़ी साहब उसकी बात कर रहे थे कि राज्य में जो निवास की बात है, आप इसकी धारा 3 देखिए, ये कह रहे हैं ना हमने इसको पढ़ा नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, 102-3 पन्ने की किताब है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 103 पन्ने का एक्ट है। इसमें जो धारा 3 है, उस धारा 3 में जो परिभाषाओं वाला क्लॉज है उसमें साफ निवास की परिभाषा दी गई है, और उसमें लिखा है कि निवासी जो राज्य में कम से कम 1 वर्ष से निवास कर रहा हो उसको आप उत्तराखंड का निवासी मान लेंगे। तो मीनाक्षी कंडवाल जी सही तो कह रही है, मीनाक्षी जी वो गलत क्या कर रही हैं, और जो लोग उद्वेलित हैं वो सही तो उद्वेलित हैं। लोग मूल निवास और भू कानून मांग रहे हैं, आप ये यूसीसी थोप रहे हैं, निवासी नहीं है। ठीक है, आप सुनिए, आप सुन लीजिए, और मेहमान है उनको भी सुन लीजिए जल्दी से। मनोज जी के पास में
चलते मनोज जी क्या लिव इन वाली चीज को जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश की गई? अरे आरपी साहब शांत हो जाइए, आपस में चर्चा मत कीजिए प्लीज प्लीज, आप लोग दोनों लोग शांत रहिए। सर मनोज जी आप बोलिए, शांति प्रसाद जी बहस नहीं, बोलिए मनोज जी आप बोलिए, म्यूट कर दीजिए दोनों को। आपने भाई इस एक्ट में लिखा है, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। ठीक है शांति प्रसाद जी अब शांत हो जाइए सर प्लीज, शांति प्रसाद जी प्लीज, और आरपी साहब आप भी। मनोज जी आप जल्दी से बोलिए। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या भारत में ही लागू है, क्या अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी कहीं लागू है? तो अगर हम देखेंगे तो आप देखो कि अमेरिका है, आयरलैंड है, पाकिस्तान है, तुर्की है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, सूडान, इन सब जगह भी समान नागरिक संहिता लागू है। मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ। भारत में बहुत हम लोग इतना ज्यादा बिल्कुल, मैं तो सनातन धर्मावलंबी हूँ। मैं जानता हूँ कि सबसे अच्छा लॉ वो होता है जो समाज स्वयं जिसको चलाए, वो संचालित व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था होती है। लेकिन भारत के भीतर जो सामाजिक जिस तरीके से संरचना है, उस विविधता को देखते हुए भी ये आवश्यक है कि कम से कम जो मैरिज है या इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी है, महिलाओं का जो अधिकार है, उनको देखते हुए कुछ व्यवस्था ऐसी बननी बहुत आवश्यक है। और जो हमारे संविधान निर्माता भी सोचते थे, उनका दृष्टिकोण था कि इसीलिए समान नागरिक संहिता प्रत्येक नागरिक के लिए एक जैसी होनी चाहिए, और उसको एड्रेस करने की कोशिश उत्तराखंड ने की है। अकेले उत्तराखंड के करने से बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। राष्ट्र के सभी राज्यों को मिलकर इस दिशा में सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा कि कैसे समान नागरिक संहिता भारत के संविधान का अंग बन सकता है। मैं एक बात जिसको बड़ा पुख्ता तरीके से मतलब यहाँ पर रखना चाहूंगा, वो जो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आप किसी को अछूता नहीं रख सकते, तो आपने इस कानून में जो जातीय और यानी उस चीज पर अगर बेहतर काम करते तो कहीं ना कहीं इतने सवालों का सामना मनोज जी नहीं करना पड़ता। कुछ कमियां रह गई और मुझे लगता है उनको, प्रशासन को, सरकार को ठीक करना चाहिए ताकि चीजें सही हो सके और जो सवाल उठ रहे हैं सवालों पर विराम लग सके। सर वक्त की कमी, अपनी चर्चा को हमें यहीं पर रोकना पड़ रहा है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे थे यूसीसी को लेकर, जिसकी लड़ाई अब कानूनी रूप से आगे बढ़ रही है। देखना होगा क्या कुछ जवाब दिया जाता है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।